पञ्चैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य परम आराध्य आचार्य भगवंत के गुणों का स्मरण करने के पश्चात जिन शासन गौरव पूज्य आचार्य प्रवर संत मंडल एवं साध्वी मंडल के पावन चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, हमने विगत कक्षाओं के माध्यम से 62 मार्गणाओं में कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध होता है उसकी जानकारी तीसरे कर्म ग्रंथ के बंध स्वामित्व के माध्यम से करने का प्रयास किया था। आज हम तीसरे ही कर्म ग्रंथ का विशेष विभाग उदय स्वामित्व 62 मार्गणाओं में किन किन मार्गणाओं में कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय होता है उसकी जानकारी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मार्गणाओं में उदय स्वामित्व प्रारंभ करें उससे पूर्व हमें दूसरे कर्म ग्रंथ में 14 गुण स्थानों में जो उदय स्वामित्व बतलाया गया है उसकी सम्यक जानकारी होना आवश्यक है। जब हमने दूसरा कर्म ग्रंथ किया था तब उदय का विवरण पढ़ा था। उस उदय विवरण को हमें वापस ध्यान में लेने की आवश्यकता है क्योंकि उसी पर आधारित है तीसरे कर्म ग्रंथ का उदय स्वामित्व। इसलिए एक बार हम दूसरे कर्म ग्रंथ का उदय विवरण ध्यान में लेने का प्रयास करते हैं। आप सबने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, सुन रखा है, जान रखा है कि उदय योग्य प्रकृतियां दूसरे कर्म ग्रंथ में 122 मानी गई है। जो बंध योग्य 120 प्रकृतियां थी उसमें 2 प्रकृतियां और मिलाते हैं, मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय। ये 2 ऐसी प्रकृतियां हैं कि इनका बंध तो नहीं होता किंतु उदय हो जाता है। ये सवाल जब आता है कि जब जिस प्रकृति का बंध होता ही नहीं है तो फिर उसका उदय कैसे आ जाता है। तो हमने देखा था कि बंध तो केवल मिथ्यात्व मोहनी का होता है किंतु जब कोई जीव अपने विशुद्ध परिणामों से समकित को पाने का प्रयास करता है, सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए 3 करण करता है, यथा प्रवर्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। तो अनिवृत्ति करण के अंतर्गत जब अंतरकरण करके उसमें प्रवेश करता है तब जीव की विशुद्धि बढ़ती जाती है और उस विशुद्धि के प्रभाव से पहले का बंधा हुआ जो मिथ्यात्व मोहनी कर्म है वह कर्म 3 भागों में बंट जाता है। मिथ्यात्व मोहनी का कुछ अंश उसी रूप में रहता है, कुछ दलिक आधे शुद्ध और आधे अशुद्ध बन जाते हैं जिसे मिश्र मोहनी कहा जाता है, और कुछ दलिक शुद्ध बन जाते हैं जिन्हें समकित मोहनी के नाम से कहा जाता है। इस प्रकार से
बंधी हुई एक प्रकृति मिथ्यात्व मोहिनी का जीव त्रिपुंज करके 3 हिस्से कर देता है। तो जो सत्ता में एक प्रकृति थी वह त्रिपुंज हो जाने के पश्चात 3 प्रकृति के रूप में हो जाती है। जब सत्ता में तीनों प्रकृति आ जाती है तो फिर उनका उदय भी तीनों का होने लग जाता है। इस प्रकार से मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय प्रकृति का बंध नहीं होते हुए भी उदय हो जाता है। ये बात हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि बंध योग्य जो प्रकृतियां है वो 122 मानी गई है। 148 जो प्रकृतियां है उसमें से 26 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं मानी गई है। टोटल प्रकृतियां जो है 148 मानते हैं, उसमें से 26 प्रकृति ऐसी है जिनको उदय योग्य नहीं माना जाता है। कौन कौन सी 26 है? तो आप सबको अच्छी तरह ध्यान ही है कि नाम कर्म की 26 जो प्रकृतियां है वो इसमें लेते हैं। 16 तो वर्णादि लेते हैं। टोटल 20 वर्णादि होते हैं। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श। इनमें से एक एक लेते हैं, एक वर्ण, एक गंध, एक रस, एक स्पर्श। जैसे बंध में एक एक लिया है उसी तरह उदय में भी एक एक लेते हैं। तो 20 में से 4 वर्णादि लिए गए तो 16 कम हो गए। 5 बंधन और 5 संघातन जो प्रकृतियां है उनको शरीर नाम कर्म के अंतर्गत मिला दी जाती है, अलग से उनको उदय में नहीं गिना जाता है, इसलिए 10 वो कम हो जाती है। इस प्रकार से 16 वर्णादि, 5 बंधन और 5 संघातन, इन 26 प्रकृतियों को उदय योग्य नहीं माना गया है। तो 148 में से 26 प्रकृति माइनस कर देंगे तो 122 प्रकृतियां जो है उदय योग्य मानी जाती है। अब इन 126 प्रकृतियों में से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि 14 गुण स्थानों में कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है। तो दूसरे कर्म ग्रंथ का उदय स्वामित्व अपने सामने रखिए, आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है, उसका हम रिवीजन मात्र कर रहे हैं। पहले गुण स्थान में 117 प्रकृतियों का उदय होता है। बंध भी 117 का था और उदय भी कितना है? 117 प्रकृतियों का उदय होता है। अब 117 जो है तो इसमें से 122 में से 5 प्रकृतियां कम करेंगे। कौन सी 5 प्रकृति कम करेंगे? आहारक, द्विक, जिन नाम, मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय। क्यों कम करेंगे? तो आहारक द्विक का उदय 6ठे गुण स्थान में होता है, साधु के होता है। जिन नाम का उदय केवली बनने के बाद होता है, 13वें 14वें गुण स्थान में होता है। मिश्र मोहनी का उदय 3रे गुण स्थान में होता है और समकित मोहनी का उदय क्षयोपम समकित वाले जीव के 4थे से 7वें गुण स्थान में होता है। तो ये 5 प्रकृतियां ऐसी है कि इनका उदय पहले गुण स्थान में जीव के नहीं हो सकता। तो कितनी प्रकृतियां उदय में रही? पहले गुण स्थान में जो है 122, 117, 122 में से 5 कम हो गई। 122 में से कितनी कम हो गई? 5 कम हो गई। तो 117 प्रकृतियों का जो है उदय रहता है। अब आ जाइए दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में 117 में से 6 प्रकृतियां कम हो जाएगी।
तो बचेगी कितनी? 111। 111 111 प्रकृतियों का उदय होता है। कौन सी 6 प्रकृतियां टलती है? तो देखिए, सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म की 3 प्रकृतियां, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। मिथ्यात्व मोहिनी 4 हो गई, आतप नाम 5 हो गई, और नरकानुपूर्वी का भी उदय नहीं होता। इसमें दूसरे गुणस्थान में। अब इसमें से जो 5 प्रकृतियां हैं उनका तो होगा उदय विच्छेद। कौन कौन सी 5 प्रकृति? सूक्ष्म त्रिक, मिथ्यात्व मोहनीय और आतपना। क्योंकि इन 5 का उदय पहले गुणस्थान में ही हो सकता है, आगे नहीं होता। इसलिए दूसरे गुणस्थान में इन 5 को तो क्या कहेंगे? उदय विच्छेद। और एक जो नरकानुपूर्वी है उसका कहेंगे अनुदय। अनुदय क्यों कहेंगे? क्योंकि नरकानुपूर्वी का दूसरे में तो उदय नहीं है, किंतु चौथे गुणस्थान में वापस उदय हो सकेगा, इसलिए अनुदय कहेंगे। तो 111 प्रकृति का उदय दूसरे गुणस्थान में होता है। अब आ जाइए आप तीसरा गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृति का उदय होता है। इसमें क्या होगा कि 12 प्रकृति तो कम हो गई और 1 प्रकृति बढ़ेगी। 12 कौन सी कम होगी? तो अनंतानुबंधी चोक, जाति का चोक और स्थावर नाम। अनंतानुबंधी चोक 4 हो गई, जाति चोक, एकेंद्री, महेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री 8 हो गई, और स्थावर नाम ये 9 प्रकृति का तो हो जाएगा उदय विच्छेद। और जो 3 अनुपूर्वी है उनका हो जाएगा अनुदय। 3 अनुपूर्वी कौन सी लेंगे? क्योंकि नरकानुपूर्वी तो दूसरे में ही टाल दी, तो त्रियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी, इनका भी उदय नहीं रहेगा तीसरे गुणस्थान में। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में जीव का मरण होता ही नहीं है। तो जब मरण ही नहीं होगा तो अनुपूर्वी का उदय बाटा बेटा में नहीं हो पाएगा। अनंतानुबंधी का उदय 2 ही गुणस्थान में होता है, इसलिए वो भी टल गया। जाति चोक का उदय जो है 2 ही गुणस्थान में रहता है, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, विकलेंद्रिय आदि की अपेक्षा। और स्थावर नाम का उदय भी देखो यहाँ तीसरे में टाला है, क्योंकि पृथ्वी, पानी, वनस्पति में 2 गुणस्थान मानते हैं, इसलिए दूसरे गुणस्थान तक स्थावर का उदय लिया गया। अब इसमें क्या हो गया कि 9 प्रकृति का तो हो गया उदय विच्छेद। कौन कौन सी 9? अनंतानुबंधी चोक, जाति चोक और स्थावर नाम, इनका तो उदय विच्छेद हो गया, तो बाद में उदय में नहीं आएगी। पर 3 अनुपूर्वी का रहेगा अनुदय, क्योंकि चौथे गुणस्थान में वापस उदय में आएगी। और बढ़ेगी कौन सी? मिश्र मोहनी प्रकृति का उदय बढ़ जाएगा। तो दूसरे गुणस्थान में जो 111 प्रकृति का उदय था उसमें से 12 प्रकृति कम हो गई और मिश्र मोहनीय जुड़ गई। इस तरह से 100 प्रकृति का उदय तीसरे गुणस्थान वाले जीवों के होता है। अब देखिए आगे चलते हैं चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में 104 प्रकृति का उदय होता है। कितने का उदय होता है? 104। अब इसमें क्या होगा? 5 प्रकृति तो जो है बढ़ जाएगी और 1 कम हो जाएगी। 5 बढ़ेगी कौन सी? तो देखिए, अनुपूर्वी चोक बढ़ गया और समकित मोहनी बढ़ गई। चारों गति की चारों अनुपूर्वी जुड़ गई और समकित मोहनी जुड़ गया। चारों अनुपूर्वी क्यों जुड़ी चौथे गुणस्थान में? क्योंकि चौथे गुणस्थान में जीव मरण हो सकता है और मर करके किसी भी गति में जा सकता है, तो अनुपूर्वी का उदय हो सकता है। और समकित मोहनी का उदय क्यों लिया? क्षोभसम समकित वाले जीवों में समकित मोहनी का उदय रहता ही है, इसलिए ले लिया। तो 5 तो बढ़ गई 105 और उसमें से माइनस कर दी है मिश्र मोहनी है, क्योंकि मिश्र मोहनी का उदय मात्र तीसरे गुणस्थान में ही होता है, उसके अलावा नहीं होता। अब यहाँ जो मिश्र मोहनी है उसका उदय विच्छेद यहाँ पर होगा।
अब आ जाइए पांचवें गुणस्थान में। पांचवें गुणस्थान में जो है कितनी प्रकृतियों का उदय होगा? तो 87, 87। पांचवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में रहती है? 87 प्रकृति का उदय रहता है। अब कौन कौन सी जो है इसमें क्या हो गया? 17 प्रकृति कम होगी। 17 प्रकृति कौन सी कम होती है? तो देखिए, एक तो चोक चला गया, अप्रत्याख्यानी चोक। अनंतानुबंधी चोक तो तीसरे में ही चला गया था, अप्रत्याख्यानी चोक चला गया, और दो अनुपूर्वी चली गई, मनुष्यानुपूर्वी और त्रियंचानुपूर्वी। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। और वेक्री अष्टक 6 और 8 हो गए 14। दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति, ये 14 और 3 हो गई 17। वापस सुन लीजिए, अप्रत्याख्यानी चोक, 2 अनुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, त्रियंचानुपूर्वी, वेक्री अष्टक, दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति, इनका उदय विच्छेद हो जाएगा। अप्रत्याख्यानी चोक का उदय क्यों टल गया? अप्रत्याख्यानी चोक जो है पांचवें गुणस्थान में वो श्रावक बन गया है, इसलिए अप्रत्याख्यानी चोक का उदय नहीं रहेगा। मनुष्यानुपूर्वी, त्रियंचानुपूर्वी क्यों टाल दिया? क्योंकि पांचवें गुणस्थान में अगर यदि कोई जीव मरण करेगा तो देवगति में ही जाएगा, तो उसके केवल देवानुपूर्वी का उदय हो सकता है, बाकी त्रियंच मनुष्यानुपूर्वी का उदय नहीं हो सकता। नरकानुपूर्वी पहले ही टल गई। अब इसके बाद में वेक्री अष्टक का उदय क्यों टाला है? अष्टक में 8 प्रकृति होती है, वेक्री शरीर, वेक्री अंगोपांग, नरक गति, नरकायु, नरकानुपूर्वी, देवगति, देवानुपूर्वी और देवायु। इस तरह से ये 8 हो गई। अब इसमें क्या हो गया कि पांचवें गुणस्थान में जो है ये 17 प्रकृतियों का उदय नहीं रहता है। वेक्री संबंधी सारी प्रकृतियों का उदय टाला है। क्यों टाला है? क्योंकि यहाँ पर जो वेक्री शरीर लिया गया है, वेक्री संबंधी प्रकृतियां ली है, वो भव प्रत्यय की ली गई है, जो जन्म से होती है वो ली गई है, लब्धि वाली की अपेक्षा कथन नहीं किया गया है। यद्यपि मनुष्य त्रियंचों में वेक्री लब्धि हो सकती है, वेक्री शरीर बना सकते हैं, और वेक्री शरीर वेक्री अंगोपांग का उदय हो सकता है, पर उसका कथन यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर किसका कथन किया है? जो जन्म से है, नारकी देवता वालों का लिया गया है। इसलिए पांचवें गुणस्थान में वेक्री संबंधी प्रकृतियों का उदय नहीं माना गया है। और दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति, इन 3 प्रकृतियों का उदय भी चौथे गुणस्थान तक ही माना गया है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जो व्रत धारण कर लेते हैं, व्रती बन जाते हैं, महाव्रती बन जाते हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों को, महाव्रतों को जो धारण कर लेते हैं, उनके दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति का उदय नहीं होता है। तो व्रत महाव्रत की जो है महिमा इससे उजागर होती है। तो ये तीनों प्रकृतियां भी जो है पांचवें गुणस्थान में टल जाती है। इस प्रकार से 17 प्रकृतियों का उदय नहीं रहता है। तो 104 में से 17 प्रकृतियां कम कर देंगे तो 87 प्रकृतियों का उदय पांचवें गुणस्थान में माना जाता है। अब आ जाइए आप छठे गुणस्थान में। छठे गुणस्थान में जो है 81, छठे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में है? 81, 81 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब इसमें क्या होता है? 8 प्रकृतियां तो कम होती है और 2 प्रकृति जुड़ती है। 8 कौन सी कम होती है? तो प्रत्याख्यानावरण चोक 4 तो ये हो गई, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, क्योंकि अनुपूर्वी पहले टल गई, नीच गोत्र, उद्योत नाम, ये 8 का तो हो गया उदय विच्छेद। कौन कौन सी 8 हुई? प्रत्याख्यानावरण चोक, त्रियंच गति, त्रियंच आयु 6 हो गई, नीच गोत्र और उद्योत नाम। इन 8 प्रकृतियों का उदय पांचवें गुणस्थान तक ही रहता है, उसके आगे उदय नहीं रहता। तो ये 8 तो कम हो गई और 2 प्रकृति बढ़ जाती है। कौन सी 2 बढ़ जाती है?
आहारक द्विक, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। तो 8 कम हो गई, 2 बढ़ गई, तो इसका मतलब 87 में से 8 तो माइनस की गई है और 2 जोड़ी है, तो 81 प्रकृतियों का उदय रहता है 81। किसमें? छठे गुणस्थान। क्योंकि छठे गुणस्थान वाला साधु बन जाता है तो प्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं रहेगा, और त्रियंच गति त्रियंच आयु का उदय 5वें गुणस्थान तक ही रहता है, साधु नहीं बन सकता, इसलिए वो भी टल गई। नीच गोत्र का उदय भी जो है त्रियंच गति में 5वें गुणस्थान तक रहता है। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात आएगी, आगे भी खुलासा करेंगे कि नीच गोत्र का उदय त्रियंच गति में तो पूरा 5 गुणस्थान तक रहता है, 1 से 5 तक रहता है, किंतु मनुष्य गति में नीच गोत्र का जो उदय है 1 से 4 गुणस्थान तक हो सकता है। 5वें गुणस्थान में नीच गोत्र का उदय नहीं माना जाता। तो यहाँ पर जो 5वें गुणस्थान में लिया है वो त्रियंच की अपेक्षा से लिया गया है, छठे में डाल दिया गया है। और आहारक लब्धि का प्रयोग चूंकि प्रमादी साधु कर सकते हैं, तो जब आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं तो आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, ये 2 प्रकृतियां उदय में आ जाती है। तो 8 कम हो गई, 2 बढ़ गई, 81 प्रकृति का उदय किसमें होता है? छठे गुणस्थान में होता है। अब आ जाइए 7वां गुणस्थान। 7वें गुणस्थान में जो है सातवें गुणस्थान में 76 प्रकृतियों का उदय रहता है, 76 प्रकृति का उदय रहता है। तो जो छठे गुणस्थान में 81 थी, 81 प्रकृतियां थी, उसमें से 5 कम हो गई। कौन सी 5 कम हो गई? तो स्त्यानर्दी त्रिक, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्दी, इन तीनों को क्या कहते हैं? स्त्यानर्दी त्रिक। 3 तो ये कम हो गई। और आहारक द्विक, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये 5 प्रकृतियां कम हो जाती है, तो कितनी बचेगी? 76 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात विशेष आएगी कि दूसरे कर्म ग्रंथ में तो आहारक द्विक का उदय में छठा गुणस्थान ही मान रहे हैं। क्या बता रहा हूं? दूसरे कर्म ग्रंथ में आहारक लब्धि का प्रयोग छठे गुणस्थान में ही माना जा रहा है, इसलिए 7वें में दोनों टाल दी, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग दोनों टाल दी। परंतु जब तीसरा कर्म ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो उसमें 2 गुणस्थान लेते हैं, छठा और 7वां। ऐसा मानते हैं कि आहारक लब्धि का प्रयोग तो छठे में होता है, पर बीच में 7वां गुणस्थान किसी किसी को आ सकता है। दूसरे कर्म ग्रंथ में जो कथन किया गया है वो आहारक लब्धि के प्रयोग का प्रारंभ करने की अपेक्षा से, तो प्रारंभ छठे में होता है, पर बीच में किसी को 7वां आ सकता है। ये आगे के कर्म ग्रंथों से खुलासा होता है। तो 7वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में रहेगी? 76 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब आ जाइए आप आगे के गुणस्थान में, 8वां गुणस्थान। 8वें गुणस्थान में जो है 72 प्रकृति का उदय रहता है। कितने का रहता है? 72, 72 प्रकृति। अब इसमें क्या होगा कि 4 प्रकृतियां और कम हो जाएगी। अब देखिए आपने दूसरा कर्म ग्रंथ पहले पढ़ रखा है, इसलिए आपको सबको अच्छी तरह से ध्यान में है कि कौन सी 4 कम होनी चाहिए। तो देखिए 3 तो सहनन कम हो गए और एक संकित मोहनी कम हो गई। 3 सहनन कौन से? लास्ट के 3 सहनन वो कम हो गए, और संकित मोहनी का उदय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? तो क्षोभसम संकित वाले के ही संकित मोहनी रहती है, और क्षोभसम संकित चौथे से 7वें गुणस्थान तक ही मिलती है, 8वें गुणस्थान में नहीं मिलती। 8वें गुणस्थान में कितनी संकित हो सकती है? 2, उपसम या क्षायिक। क्षोभसम नहीं रहेगी, तो क्षोभसम नहीं रहेगी तो संकित मोहनी भी नहीं रहेगी उदय में। तो 3 सहनन और एक संकित मोहनी, 4 का उदय विच्छेद हो गया है। तो कितनी बच गई? 72, 72 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए आप 9वां गुणस्थान। 9वें गुणस्थान में
66 66 प्रकृतियां उदय में रहती है। 66 प्रकृति उदय में रहती है, इसका मतलब 6 कौन सी टल गई? हास्यादि षटक जब टल गई। हास्य, रति, ऐरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 प्रकृतियां हास्य षटक कहलाती है। इनका उदय कहां तक माना गया है? 8वें गुण स्थान तक, उसके आगे नहीं है। इसलिए 8वें गुण स्थान तक माना है। 9वें गुण स्थान में इनको जो है टाल दिया गया है। 6 कोई हास्य, रति, ऐरति, शोक, भय, जुगुप्सा। तो 9वें गुण स्थान में जब 6 कम कर देंगे तो बचेगी कितनी? 66 66 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए आप 10वें गुण स्थान में। 10वां गुण स्थान सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। इस 10वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में रहेगी? तो 6 और कम हो जाएगी, तो बचेगी कितनी? 60 प्रकृतियां रहेगी। अब देखिए 6 कितनी, कौन कौन सी 6 गई है? तो 3 तो वेद गए, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन 3 वेद का उदय कहां तक रहता है? 9वें गुण स्थान तक रहता है, 9वें के पहले भाग तक, उसके आगे नहीं है। और संजलन, क्रोध, मान और माया, इन तीनों का उदय भी 9वें गुण स्थान तक है। लोभ का तो उदय 10वें तक है, पर क्रोध, मान, माया का उदय कहां तक है? 9वें गुण स्थान तक ही रहता है, उसके आगे नहीं रहता है। तो 3 और 3 6 कम हो गई। 6 कौन सी कम हुई है? संजलन त्रिक और वेद त्रिक। 3 वेद कम हो गए और संजलन त्रिक कम हो गई। इस तरह से जो है 6 प्रकृतियां कम हो गई, तो कितनी बच गई? 10वें गुण स्थान में 60 प्रकृतियों का उदय होता है। अब चूंकि हम अनेक जीव की अपेक्षा कथन कर रहे हैं, इसलिए अनेक जीवों को मिलाकर के 60 प्रकृतियां उदय में रह सकती है। अब आ जाइए आप 11वें गुण स्थान में। 11वें गुण स्थान में जो वीतरागी बन गया, कसाय का बिल्कुल उदय नहीं, मोह का बिल्कुल उदय नहीं, वीतरागी गुण स्थान में जो है 11वें गुण स्थान में क्या होगा? एक प्रकृति और कम हो गई। कौन सी? लोभ। संजलन का जो लोभ है वो 11वें गुण स्थान में चला जाता है, उसका उदय नहीं रहता। तो 59 प्रकृतियां, 59 प्रकृतियों का उदय 11वें गुण स्थान में रहता है। अब आ जाइए 12वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान में क्या होता है कि 12वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान के प्रारंभ में रहेगी 57 प्रकृतियां, 57। तो 2 प्रकृति कौन सी कम हो गई? तो इसमें क्या हो गया? 2 सहनन कम हो गए, ऋषभ नाराज सहनन और नाराज सहनन। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आ रही है कि उपसम श्रेणी तो 3 सहनन वाले कर सकते हैं, पर क्षपक श्रेणी केवल वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला ही करता है। इसलिए 2 सहनन यहाँ पर और कम कर दी, क्योंकि 12वां गुणस्थान किसको आता है? क्षपक श्रेणी वाले को ही आता है, उपसम वाले को नहीं आता। उपसम वाला तो 11वें गुणस्थान तक रहता है, उसके बाद में नीचे गिर जाता है। तो इसलिए 2 सहनन यहाँ पर कम हो गए, तो बच गई कितनी? 57 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब 12वें गुणस्थान के चरम समय में, लास्ट के समय में क्या हो जाएगा? 55 प्रकृतियां रहेगी। 2 प्रकृति और कम हो जाती है। कौन सी 2 कम हो गई? निद्रा द्विक, निद्रा और प्रचला। निद्रा और प्रचला प्रकृति ऐसी है कि इनका उदय 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय तक रहता है, रह सकता है। रहना जरूरी नहीं है, पर किसी किसी के रह सकता है। तो इसलिए 55 प्रकृतियां किसमें रहती है? 12वें गुणस्थान के चरम समय में रहती है। अब आ जाइए आप 13वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में जो कि सहयोगी केवली गुणस्थान है, उसमें जो है कितनी प्रकृतियां रहेगी? 42, 42। 13वें गुणस्थान में 42 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब इसमें क्या होगा? 14 प्रकृति तो कम हो जाएगी और 1 प्रकृति बढ़ जाएगी। 13वें गुणस्थान में चूंकि केवल ज्ञानी बन गया है, घाती कर्म सारे क्षय हो चुके हैं, इसलिए 5 ज्ञानावरणी, 4 दर्शनावरणी और 5 अंतराय, ये 14 जो प्रकृतियां हैं, इनका उदय समाप्त हो जाएगा। इनका उदय कहां तक रहता है? 12वें गुणस्थान तक रहता है। 13वें में इनका उदय खत्म हो गया,
तो क्या हो गया, 14 तो ये कम हो गई और एक प्रकृति बढ़ जाती है। कौन सी बढ़ेगी, जिन नाम प्रकृति का जो है, जिसको तीर्थंकर नाम कहते हैं, उसका उदय हो जाता है। अब किसके होगा तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, जिसने तीर्थंकर नाम कर्म का पहले बंद किया है। जिसने बंद किया है उसी के उदय होगा, वही तीर्थंकर बनेगा। और अगर यदि किसी ने जिन नाम का बंद नहीं किया हुआ है और केवल ज्ञान हो गया है, तो उसके 41 प्रकृतियां उदय में रहेगी। जिन नाम का उदय किसी के होता है, किसी के नहीं होता। जो तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं उनके होता है, बाकी के उदय नहीं होता है। तो इस तरह से अधिकतम कितनी प्रकृतियां रहेगी, 42 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए आप 14वें गुणस्थान। लास्ट जो 14वां गुणस्थान है, उस 14वें गुणस्थान में 12 प्रकृतियां उदय में रहती है। जो 13वें में 42 प्रकृतियां थी, उनमें से 30 प्रकृति कम हो जाती है और 12 प्रकृति उदय में रहती है। 12 कौन सी उदय में रहती है, तो देखिए, एक तो वेदनी की रहेगी, साता या असाता वेदनी, दोनों में से कोई एक रहेगी। फिर मनुष्य आयु रहेगी, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, तीर्थंकर नाम, त्रस, बादर, पर्याप्त नाम, सुभग, आदेय, यश कीर्ति नाम और एक उच्च गोत्र। 4 आघाती कर्मों की 12 प्रकृतियों का उदय 14वें गुणस्थान में रहता है, उसके बाद में उदय नहीं होता है। इस तरह से हमने जो है दूसरे कर्म ग्रंथ का उदय स्वामित्व का जो विवेचन है 1 से 14 गुणस्थानों का, उसका रिवीजन हमने किया है। ये रिवीजन सबको अच्छी तरह से ध्यान में आ जाना चाहिए। इसी पर जो है उदय स्वामित्व का विवेचन निर्भर करता है। इसलिए जितना अच्छी तरह से, जितना एकाग्रता से इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आगे की विषय वस्तु समझने में बहुत सुविधा रहेगी। अब आते हैं हम तीसरे कर्म ग्रंथ के उदय स्वामित्व पर। सबसे पहले इसमें भी वही है, 14 मार्गणाएं हैं, उनके 62 भेद है। जो अपन ने बंद स्वामित्व में किया था वो के वही भेद है। तो सबसे पहले लेते हैं हम गति मार्गना। गति मार्ग, और गति मार्गना में भी सबसे पहले जो है नरक गति मार्ग। नरक गति मार्गना में कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है। अब देखिए, नरक गति मार्गना में जो है सामान्य रूप से 76, सामान्य से कितने का उदय है, 76 प्रकृतियों का उदय रहता है, उदय योग्य मानी जाती है समुच्चय रूप में। अब इसमें हम दो तरह से करेंगे कि भाई कौन कौन सी प्रकृतियां तो छूट जाती है और जिनका उदय नहीं रहता नरक गति में, और कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय रहता है। तो दोनों तरह से हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं छूटने वाली प्रकृति। छूटने वाली, अब छूटने वाली जो प्रकृतियां है वो जो है कितनी, बहुत सारी प्रकृतियां रहेगी, 46 प्रकृति आएगी। कितनी आएगी, 46। 46 प्रकृतियां ऐसी है जो नारकी के जीवों में, नरक गति के जीवों में उदय में नहीं आ पाती है। कौन कौन सी देखिए, स्त्यानर्दी त्रिक, स्त्यानर्दी त्रिक, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्थानर्दी, इन तीनों का उदय नरक गति में नहीं होता। तो इससे बात स्पष्ट हो गई कि जो 5 निद्रा होती है उसमें से 2 ही निद्रा का उदय नरक गति में हो सकता है, निद्रा और प्रचला, इन तीनों का नहीं होता। तो ये 3 छूट गए। फिर 2 वेद छूट गए, पुरुष वेद, स्त्री वेद, पुरुष और स्त्री वेद, क्योंकि नारकी के जीवों में नपुंसक वेद का ही उदय होता है, इसलिए 2 वेद का भी उदय नहीं होता।
फिर आ गई 3 आयु, क्योंकि नरकायु का ही उदय रहेगा नारकी में, तो बाकी 3 आयु का उदय भी नहीं रहेगा। अब आ जाइए जाति में, जाति चोक, एकेंद्री, वेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, 4 जाति का उदय नरक गति में नहीं रहता है। फिर 3 गति, नरक को छोड़ करके शेष 3 गति का भी उदय नारकी जीवों के नहीं रहेगा। फिर औदारिक द्विक, औदारिक द्विक क्या आएगा, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग, इनका भी उदय नारकी जीवों के नहीं रहता, क्योंकि उनके वेक्री का रहेगा, इसलिए ये 2 भी कम हो जाएगी। फिर आहारक द्विक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इनका भी उदय नारकी जीवों के नहीं होता, तो ये भी छूट जाएगी। इसके बाद में 5 संस्थान, अंतिम को छोड़कर, क्योंकि वहां हुंडक संस्थान होता है नारकी जीवों में, बाकी के 5 संस्थान जो है 1 से 5 तक के, उनका भी उदय नहीं है। 6 सहनन, सहनन किसी पर कोई भी उदय नहीं है, क्योंकि नारकी के जीवों के वेक्री शरीर होता है और उनमें हड्डियां नहीं होती है, इसलिए सहनन का उदय भी नहीं है। फिर शुभ विहायु गति, शुभ विहायु गति का उदय भी नहीं है, क्योंकि नारकी के जीवों में अशुभ का ही उदय रहता है, अशुभ विहायु गति का ही उदय रहता है। फिर इसके बाद में कह दिया 3 अनुपूर्वी, 3 अनुपूर्व, क्योंकि नरकानुपूर्वी का उदय हो सकता है, बाकी 3 अनुपूर्वी का उदय नारकी जीवों में नहीं होता है। इसके अलावा आतप का भी उदय नहीं है, उद्योत का भी नहीं है, जिन नाम भी नहीं है, क्योंकि आतप का उदय पृथ्वी काय में है, उद्योत का त्रियंचों में है, और जिन नाम का उदय तो केवली भगवान में है। इसके अलावा शुभक का भी नहीं है, क्योंकि वहां अशुभ प्रकृतियां हैं। सुस्वर का भी नहीं है, वहां दुस्वर नाम का उदय है, अशुभ है। आदेय और यश कीर्ति का भी नहीं है, क्योंकि अनादेय और अयश कीर्ति का उदय होता है, तो आदेय यश कीर्ति ये भी कम हो जाएगी। और स्थावर चोक, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ 1 मिनट ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये ऊपर वाली मिटा रहा हूँ। स्थावर चोक, स्थावर चौक में क्या क्या आते हैं, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण नाम और अपर्याप्त नाम, इनका भी उदय नारकी जीवों के नहीं होता है। और उच्च गोत्र, लास्ट कौन सी है, उच्च गोत्र, क्योंकि नारकी जीवों के नीच गोत्र का ही उदय होता है, उच्च गोत्र का भी उदय नहीं होता है। तो ये बात सातों ही नारकी में लागू होगी। सातों ही नारकी के जो जीव है उनके 46 प्रकृतियां ऐसी है कि उनका भव स्वभाव से उदय होता ही नहीं है। वापस सुन लीजिए, स्थानार्धी त्रिक 3 प्रकृतियां हो गई, 2 वेद, 3 आयु, 4 जाति, जाति चौक, केंद्रीय, वेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, 3 गति, औदारिक द्विक, आहारक द्विक, 5 संस्थान एक उंडक को छोड़ करके, 6 सहनन, शुभ विहायु गति, 3 अनुपूर्वी नरकानुपूर्वी को छोड़ के, आतप, उद्योत, जिन्नाम, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति, इनका उदय होता नहीं है। और स्थावर चोक, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, अपर्याप्त नाम, साधारण नाम, इसमें ये चारों आ गई। और उच्च गोत्र, उच्च, इन 46 प्रकृतियों का उदय नारकी जीवों में किसी भी गति में किसी भी जीव के नहीं होता है। आ गई बात ध्यान में, 46 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं मानी जाती है।
अब 120 में से अगर यदि 46 प्रकृतियां कम कर देते हैं, 120 माइनस 46, तो बचेगी कितनी? 76। 76 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब एक बार हम ऐसे देखते हैं कि 76 प्रकृति 122 में से ना, हाँ सॉरी, 122 में से जो है 46 प्रकृतियां कम हो गई, तो बराबर 76 प्रकृति बचेगी। अब 76 प्रकृति कौन कौन सी बचती है, ये भी एक बार हम देख लेते हैं शुरुआत में, फिर आगे अपने को दिक्कत नहीं आए। तो देखिए, कुछ प्रकृतियां तो ऐसी जो रहती है, अब कौन कौन सी है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। अभी हमने देखा था छूटने वाली प्रकृति, अब उदय योग्य, उदय योग की जो प्रकृतियां हैं 76 उसको बता रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें 5 तो ज्ञानावरण, ये सबके रहती है, 4 दर्शनावरणी और 5 अंतरा है, ये तो फिक्स है ही सही। 14 जो प्रकृतियां है ये तो सबके रहती ही है। इसके अलावा आ जाओ आप मिथ्यात्व मूल, ये हो गई 15 प्रकृतियां हो गई। फिर इसके बाद में आ जाओ आप 2 शरीर, तेजस कार्मण शरीर, तेजस और कार्मण शरीर आ गए। फिर आ गया वर्ण चोक, चारों वर्ण गंध रस स्पर्श, ये वर्ण चोक, 4 प्रकृतियां वर्ण चोक की हो गई। फिर इसके बाद में अगुरु लघु, ये सभी जीवों की होती है वैसे भी उदय में, अगुरु लघु नाम। फिर निर्माण, शरीर के अंगों का निर्माण करने की जो शक्ति है, निर्माण नाम। फिर स्थिर अस्थिर, स्थिर अस्थिर नाम, शरीर में कुछ चीजें स्थिर रहती है, कुछ चीजें अस्थिर होती है। फिर शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, कुछ अंग शुभ माने जाते हैं, कुछ अंग जो है अशुभ माने जाते हैं। तो ये देखो, ये तो हो गई थी, यहाँ तक हो गई थी 14 है ना, और ये हो गई 13, तो ये टोटल 27 तो ये हो गई। देखो आपके 5 ज्ञानावर्णी, 4 रसनावर्णी, अंतराय, ये 14 का तो एक ग्रुप हो गया। फिर मिथ्यात्व मोनी, तेजस कार्मण शरीर, वर्ण चोक, अगुरु लघु, निर्माण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, ये हो गई 13। तो 14 और 13 कितनी हो गई? 27 प्रकृतियां तो ये हो गई। अब इसके अलावा अब आगे देखिए, अब कितनी बचेगी? 49 प्रकृतियां और आएगी, कितनी? 49। अब 49 प्रकृति और कौन सी जिनका उदय में रहता है, तो वो देखिए, निद्रा, द्विक, निद्रा और प्रचला, अपन ने 3 छोड़ी थी तो 2 उदय में आ जाएगी, निद्रा द्विक आ गई। फिर इसके बाद में आएगी वेदनीय द्विक, शाखा शाखा वेदनीय, वेदनीय की 2 आ गई। फिर नीच गोत्र, क्योंकि उच्च गोत्र का उदय होता नहीं है नारकी में, इस कारण से जो है उच्च गोत्र आ गई। फिर नरक त्रिक, नरक गति में नारकी की तीनों आ जाएगी, गति, आनुपूर्वी और आयु तीनों आ जाएगी। पंचेंद्री जाति, नारकीय पंचेंद्री है, वेक्रिय द्विक, वेक्रिय शरीर, वेक्रिय अंगोपांग, इनका भी उदय नारकी में होता है। और एक हुंडक संस्थान, क्योंकि हमने 5 काले थे, एक हुंडक संस्थान का उदय जो है नारकी जीवों में होता है। आप देखिए आगे, और हुंडक संस्थान के आगे जो है अशुभ विहाय गति, अशुभ विहाय गति, पराघात, उच्छ्वास, पराघात,
उच्छ्वास, ये भी सबके उदय में होती है, पर्याप्त प्रायोगिक प्रकृतियां है। उपघात, फिर त्रस्तोक, त्रस बादल पर्याप्त प्रत्यय, त्रश्चोक, 4 प्रकृतियां हो गई त्रश्चोक। फिर दुर्भग, दुस्वर, अनादे, दुर्भग ये नारकी में अशुभी होती है, अनादे, दुर्भग, दुस्वर और अनादे। अयस, अयस कीर्ति का उदय होता है, यस का नहीं होता। और फिर 16 कसाय, 4 चौकड़ी कसाय के 16 भेद हो गए। अनंतानुबंधी या प्रत्ययखानी, प्रत्ययखानी, संजलन के क्रोध मान माया लोग, 16 कसाय। फिर हास्यादि षटक, हास्य षटक 6 प्रकृतियां ये होगी, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। नपुंसक वेद, क्योंकि 2 वेद छूट गए थे इसलिए नपुंसक वेद। और फिर इसके बाद में सम्यक्त मौनी, मिश्र मौनी, सम्यक्त व मिश्र मौनी। ये 29 प्रकृतियां हो गई है। अब इनको सबको जोड़ करके देख लीजिए। शुरू में हुई थी 14 प्रकृतियां, उसके बाद में दूसरे विभाग में हुई थी 13 प्रकृतियां, 14 और 13 27, और तीसरे विभाग में हुई है 49 प्रकृतियां। 49 के नाम वापस एक बार बोल देता हूं। निद्रा और प्रचला, साता साता वेदनीय, नीच गोत्र, नरक त्रिक, पंचेंद्रिय जाति, वेक्रिय द्विक, मुंडक संस्थान, अशुभ विहायो गति, पराघात, उच्छ्वास, उपघात, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, अयस कीर्ति, 16 की 16 कसाय, 4 चौकड़ी कसाई की 16, हास्यादि षटक की 6, नपुंसक वेद, सम्यक्त मोहनी और मिश्र मोहनी है। इस तरह से ये सबको जोड़ देंगे तो 76 प्रकृतियां जो है ऐसी है जो नरक गति के जीवों में उदय योग्य मानी गई है। सामान्य से समुच्चय रूप में उदय योग्य मानी गई। अभी हम गुणस्थानों में देखेंगे, वो अलग बात है। अभी तक तो हमने केवल सामान्य उदय देखा है कि नरक गति में जीव भव स्वभाव से ही जो है 46 प्रकृतियों का तो उदय हो ही नहीं पाता है, और 76 प्रकृतियों का उदय होता है, 76 का उदय होता है। आगे बात ध्यान में। अब इसमें से जो है जो 76 प्रकृतियां उदय में है, उदय योग्य मानी गई है, उनको 4 गुणस्थानों में हम देखते हैं कि किस गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है। अब देखिए पहले गुणस्थान में नरक गति और सामान्य उदय हुआ था 76 प्रकृतियों का उदय होता है। अब उन 76 में से पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में रहेगी, तो कहेंगे कि 74 प्रकृतियां उदय में रहती है। पहले गुणस्थान में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी आएगी? 74 प्रकृतियां उदय में आएगी। तो कौन कौन सी प्रकृतियां टल जाएगी इसमें देखिए।
मिश्र मोहनीय और संकित मोह, दो कम हो गई। मिश्र मोह, संकित मोह, ये दो माइनस कर देंगे तो बचेगी कितनी? 74 प्रकृतियां बची। मिश्र मोहनी का उदय तीसरे गुणस्थान में होगा इसलिए उसको टाल दिया। संकित मोहनी का उदय चौथे गुणस्थान में होगा इसलिए उसको भी टाल दिया। बाकी 74 प्रकृतियों का उदय नरक गति में पहले गुणस्थान में होता है। अब आ जाइए दूसरे गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान में जो है कितनी प्रकृति का उदय रहेगा? तो कहेंगे कि 72 प्रकृति का उदय रहेगा। 72। दो प्रकृति और कौन सी कम हो गई 74 में से? ये दो तो कम हुई है, तो एक तो हो गई मिथ्यात्व मोहनी और दूसरी हो गई नरकानुपूर्वी। मिथ्यात्व मोहनी हो गई और नरकानुपूर्वी। ये दो माइनस हो गई, यहाँ पर भी ये दो माइनस, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय पहले गुणस्थान में होता है वो भी कम हो गई। नरकानुपूर्वी का उदय क्यों कम किया है? क्योंकि कर्म ग्रंथ वालों की ऐसी मान्यता है कि दूसरे गुणस्थान में रहते हुए कोई भी जीव नरक गति में जाके उत्पन्न नहीं होता है। पहले गुणस्थान में जाके उत्पन्न हो सकता है, चौथे में जाके उत्पन्न हो सकता है, पर दूसरे गुणस्थान में रहते हुए कोई भी जीव नरक गति में नहीं जाता है। इसलिए दूसरे गुणस्थान में नरकानुपूर्वी का उदय नहीं माना जाता है। तो दो प्रकृतियां कम हो गई तो बची कितनी? 72 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुणस्थान में नरक गति मार्गणा में होता है। अब आ जाइए तीसरा गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान में जो है 69 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब 69 में क्या हो गया? अनंतानुबंधी चौक, ये तो कम हो गई। अनंतानुबंधी चौक, चार प्रकृतियां तो क्या हो गई? माइनस हो गई और मिश्र मोहनी बढ़ गई। प्लस में क्या हो गया? मिश्र मोह। तो इसमें क्या हो गया? चार बड़ी है और एक कम हुई, कुल मिलाकर के 3 कम हो गई है। तो 72 में से 3 कम की तो 69 प्रकृतियों का जो है उदय किसमें होता है? तीसरे गुणस्थान में होता है। अब आ जाइए आप चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में 70 प्रकृतियों का उदय माना जाता है। अब इसमें क्या होगा? 70 में मिश्र मोहनी तो कम हो गई, -1 हो गया मिश्र मोहनी, और एक बढ़ गई कौन सी? संकित मोहनी बढ़ गई। और इसके अलावा जो है एक और कौन सी बढ़ गई है? नरकानुपूर्वी। नरकानुपूर्वी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 बढ़ गई है ना, और ये 1 कम हो गई। तो 2 बड़ी 71 हो गई, 1 कम हो गई, तो वापस 70 जो है प्रकृतियां उदय में रहती है। तो चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय रहेगा? 70। क्योंकि चौथे गुणस्थान में कोई जीव नरक गति में जा सकता है, क्षायिक संकित लेकर के जा सकता है, क्षोभसम संकित लेकर के जा सकता है, किंतु मिश्र मोहनी का उदय जो है चौथे में नहीं रहता, तीसरे गुणस्थान में ही रहता है। और जिन जीवों में क्षोभसम संकित होती है चौथे गुणस्थान में, उनके संकित मोहनी का उदय भी रहता ही है। तो 2 बढ़ गई, 1 कम हो गई। इस प्रकार से नरक गति मार्गणा में आज हमने नरक गति मार्गणा का अध्ययन किया है। सामान्य उदय योग्य 122 प्रकृतियों में से उदय योग्य 76 प्रकृतियां मानी गई है। उसमें से पहले गुणस्थान में 74 मिश्र मोहनी संकित मोहनी छोड़ दी है। दूसरे गुणस्थान में 72 मिथ्यात्व मोहनी नरकानुपूर्वी को कम कर दिया है। तीसरे गुणस्थान में 69 अनंतानुबंधी चौक कम कर दी है, मिश्र मोहनी बढ़ा दी है। और चौथे गुणस्थान में 70 मिश्र मोहनी कम कर दी है, संकित मोहनी और नरकानुपूर्वी को बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार से आज हमने जो है नरक गति मार्गणा में उदय स्वामित्व को देखने का प्रयास किया है।
अब इसके संबंध में और जो विशेष ज्ञातव्य और जो जानकारियां हैं वो हम अगली क्लास में जो है उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा का हमारा समय पूरा हो रहा है, इसलिए आज हमने जो है उदय स्वामित्व 14 गुण स्थानों में उदय स्वामित्व देखा है और नरक गति मार्गणा में किन किन प्रकृतियों का उदय होता है, किन का उदय नहीं होता है, और 4 गुण स्थानों में किन किन प्रकृति का उदय होता है, इसकी जानकारी हमने की है। अगली बात जो है हम अगली कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। आप सबको हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सर क्वेश्चंस ले लें, हाँ जी, किसी के डाउट है वो पहले लें या क्वेश्चन आंसर पहले लें सर? हाँ ले लो, पहले डाउट ले लो भले। ठीक है सर। पूर्णिमा जी अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र साहब। जब हम ये उदय की प्रकृतियां लेते हैं तो अनेक जीवों की अपेक्षा से लेते हैं, जी, फिर 14वें गुण स्थान में साता और असाता में से एक क्यों ली जाती है? 14वें गुण स्थान में एक बार में एक प्रकृति रहेगी। एक बार में एक रहेगी, पर सब अनेक जीवों की अपेक्षा तो दोनों हो सकती है ना? हाँ, अगर वैसे लेते हैं तो जी, क्योंकि दोनों आ सारी सकती है। प्रकृतियां हम बिल्कुल बिल्कुल, जी आपका कहना बिल्कुल सही है कि यदि अलग अलग जीवों की अपेक्षा से लेते हैं, नीचे के गुण स्थानों में तो क्या है कि अलग अलग जीवों की अपेक्षा से ले ली और वो लागू हो जाती है। ऊपर के गुण स्थानों में तो इसलिए ऐसा विकल्प नहीं दिया कि भाई यही रहेगी, साता ही रहेगी का साता रहेगी, जी दोनों ही रह सकती है, पर एक गिनती जो है एक की है, एक जी, बार में एक रहेगी। जी। दूसरा सब एक जीव विपाकिनी प्रकृतियां और पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां, थोड़ा सा यदि आप ये 5वें कर्म ग्रंथ में आएगा बेटा आपके। जी 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 5वें कर्म ग्रंथ में यही चलेगा आगे विस्तार से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब, बहुत बहुत आभार, आप बहुत अच्छे से जी, समझा जी। रहे हैं, तो बिल्कुल धन्यवाद सब, बहुत बहुत आभार। आपको धन्यवाद, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। अभिलाषा जी हिरावत। मैं क्वेश्चन आंसर्स लेने के लिए हैंड रेज किया, अगर डाउट सबके हो गए तो क्यों क्वेश्चन बोलो। हाँ बोलिए। सर, सॉरी मुझे हाँ, एक दो डाउट्स हैं। हाँ, सॉरी आप पूछिए। पहले मैं पूछ लेती हूँ। जी जी। सर एक तो आपने बताया था कि लब्धि के प्रयोग में सातवां प्रयोग करते समय अप्रमत्त मतलब सातवां गुणस्थान हो सकता है, तो क्या जी, लब्धि का प्रयोग करते हुए अप्रमत्तता आ सकती है? बिल्कुल ऐसा कर्म ग्रंथकार मानते हैं। अभी हम आगे जब तीसरा कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे ना मनुष्य मार्गणा में, तो जी उसमें छठा सातवां 2 गुणस्थान लेंगे वो। अच्छा और आगे छठे कर्म ग्रंथ में भी जो है 2 ही गुणस्थान माने हैं, छठा और सातवां। अच्छा। और एक अपन उदय योग्य जो प्रकृतियां उसमें शुभ नाम और अशुभ नाम दोनों लिए हैं, तो ये किस जी अपेक्षा से किए? भाई, ऐसा है कि शरीर के कुछ अंग जो है शुभ माने जाते हैं और कुछ अंग अशुभ माने जाते हैं। जैसे जैसे नाभि से नीचे के अंग अशुभ मानते हैं, ऊपर के अंग शुभ मानते हैं, तो दोनों का उदय मानते हैं। ओके। और ये वेदनीय द्विक, तो वहां पे तो असाता वेदनीय होता है, तो फिर दोनों साता कैसे लिया? कहाँ पर? वेदनीय द्विक जहाँ पे लिया है उदय नारकी योग्य में। में। नारकी हाँ में हाँ ऐसा है कि नारकी जीवों को असाता वेदनी ज्यादा रहती है, ज्यादा समय तक रहती है, पर जब तीर्थंकरों के कल्याणक वगैरह होते हैं जी सर। तब उनको कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए साता का अनुभव भी होता है। ओके सर, थैंक यू इस सर। कारण से जो है दोनों का उदय माना जाता थैंक यू सर। है। जी सर। ओके सर। हाँ अभिलाषा जी लीजिए आप। ओके सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। हाँ, सर पहला क्वेश्चन है, उपशम संकेत में आयु। मैं हाथ ऊपर करे से पण ये लोग दिख रहे क्यों नहीं? हेलो। हेलो। और किसी के डाउट्स है क्या? सपना जी। हाँ है, जय जिनेंद्र साहब। जय हाँ जिनेंद्र। हाँ वही मैं बोले, ये अलग से ऐसा नरक गति में मार्ग ना क्यों लिए? अभी ये मिथ्यात्व गुणस्थान, शाश्वतन, ये चारों भी गुणस्थान
अपन उदय और बंद देखे ना पूरे जीव के हिसाब से, फिर जी। हटके इसमें क्यों लिया ऐसा अभी ऐसा है कि चारों भी गुणस्थान? पहले जो कथन किया है वो गुणस्थान की अपेक्षा प्रकृतियों का बंद उदय बताया दूसरे कर्म ग्रंथ में, हाँ और तीसरे कर्म ग्रंथ में जो 62 मार्गणा है, एक एक मार्गणा में कितनी कितनी प्रकृतियां उदय में रहती है, वो अलग से जानकारी दी गई है इसमें। हाँ वो हाँ दूसरे कर्म ग्रंथ में नहीं है, ये तीसरे में ही मिलेगा आपको। और अच्छा, विस्तार तो अभी किया ये गया। गति के हिसाब से ले रहे क्या इसमें? हाँ, गति, जाति, काया या आदि जो मार्गणा है ना, 14 मार्गणा अपन ने पढ़ी थी। हाँ 14 मार्गना में, तो ये 14 ये मार्गना में 14 पूरे मार्गणा में गुणस्थान पहली लेंगे, मार्गणा ली है हमने, गति मार्गणा। तो इसके अंदर पूरे गुणस्थान आएंगे क्या ऐसा? इसमें 4 ही गुणस्थान आएंगे। हाँ नरक ये गति नरक में, गति में तो 4 ही आएंगे, लेकिन हाँ, और आगे जब, के इसमें पूरे आएंगे हाँ, क्या जब वैसा? जब आगे मनुष्य गति पढ़ेंगे तो पूरे ही आएंगे, 14 ही हाँ आएंगे। हाँ 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 वही तो वो है। पूरी डिटेल जानकारी आएगी इसमें। अच्छा 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 ठीक मतलब है। और ये अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान का है ना, अभी ये चौथे गुणस्थान में वो प्रकृति या मिश्र मोहनी है, और आगे का क्या है वो समझ में नहीं आया थोड़ा। चौथे गुणस्थान में मिश्र मोहनी तो कम हो गई, हाँ कम हो गए। और समकित मोहनी और नरकानुपूर की 2 बढ़ गई, अच्छा अच्छा इसलिए 70 प्रकृतियों का उदय रहता है। नरकानुपूर्व। जी ठीक है हाँ धन्यवाद सा, हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्वेता राम सर। हाँ जय जय श्री राम। श्री राम। आपने ये छूटने वाली प्रकृति जो बताई नरक गति में 46, इसमें दुर्भग दूसवर भी बताया हैं? जो छूटने वाली में नहीं बताया, छूटने वाली में तो सुभग, आदेय, यश कीर्ति, सुस्वर ये बताया। इनका तो उदय होता है, दुर्भग दूसवर का तो उदय है। हाँ सुबह, हाँ ठीक है। छूटने वाली में सुभग है, सुस्वर है, आदेय है, यश कीर्ति है, इनको छोड़ा है। अच्छा ठीक है, ठीक, धन्यवाद। जी सर। नहीं हाथ नहीं होना है वो मेरा। हेलो हाँ सर। सर शुरू हाँ करें? अभिलाषा जी, हाँ अभिलाषा जी। हाँ करो बिल्कुल। हाँ सर। सर पहला क्वेश्चन था उपशम समकित में आयु का बंध क्यों नहीं मानते हैं? तो उपशम समकित 4 से 11 गुण स्थान तक होता है, और आयु जी। का बंध है 4 से 7वें गुण स्थान तक ही हो सकता है। किंतु जी। उपशम समकिति जीव के इन गुण स्थानों में ऐसे अध्यवसाय नहीं होते जिनसे आयु का बंध हो सके, इसलिए आयु बंध योग्य परिणाम नहीं होने के कारण उपशम समकित में आयु का बंध नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें इतना कर सकते हो कि आयु जी। का बंध जो है घोलमान परिणाम में होता है। ओके घोलमान परिणाम का मतलब है जिसमें उतार चढ़ाव चलता रहे, ओके और ऐसे परिणाम जो है उपशम समकित वाले जीव में नहीं होते हैं, इसलिए आयु का बंध नहीं माना गया है। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। ओके सर जी। दूसरा क्वेश्चन है 6ठे से 8वें देवलोक में तिर्यंश त्रिक का बंध किस अपेक्षा से लेना चाहिए? तो कर्म जी। ग्रंथ वाले तिर्यंश त्रिक में शुक्ल लेशा का बंध नहीं मानते, और बिल्कुल। आगम के अनुसार 8वें देवलोक से तिर्यंश आते हैं, और 8वें देवलोक के देव तिर्यंश में भी जाते हैं, बिल्कुल। ये आगम मानता है। इन जी। दोनों में अपनी अपनी अपेक्षा से मत भिन्नता मानी जाती है। पहला आपने बताया था कि अपनी अपनी अपेक्षा से इसमें मत भिन्नता मानने लेनी जी चाहिए। जी दूसरा है बिल्कुल। कर्म ग्रंथ के अनुसार 8वें देवलोक तक पद्म और शुक्ल दोनों लेशाएं मिलती हैं। तो जो हाँ, 6ठे देव 7वें पद्म 8वें लेशा देवलोक, वाले होते हैं, 8वें जी जी देवलोक तक नहीं कहना, 6ठे 7वें 8वें देवलोक ओके में। ओके 6ठे 7वें 8वें देवलोक तक पद्मलेशा और शुक्ललेशा दोनों मिलती हैं। तो जो देव पद्मलेशा वाले होते हैं उनमें तिर्यंश त्रिक का बंध हो सकता है, और शुक्ल बिल्कुल। लेशा वाले भी 2 प्रकार के होते हैं, मंद विशुद्धि वाले और तीव्र विशुद्धि वाले। तो बिल्कुल। 6वें से 8वें देवलोक वाले में जो मंद विशुद्धि वाली शुक्ल लेशा वाले होते हैं, उनकी अपेक्षा से भी तिर्यंश त्रिक का बंध माना जा सकता है, जी और ये बहुत भरत अच्छा ऐरावत में ही होता है, महाविद्य में नहीं होता है। है। सर आपने बताया था भरत ऐरावत में ही लेना है और महाविद्य में नहीं नहीं ले नहीं सकते। नहीं, भरत ऐरावत में इसमें कहाँ आ गया? नहीं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में था, सॉरी। हाँ नेक्स्ट होगा, वही कह रहा हूँ मैंने कहा। जी 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 सॉरी मैंने नीचे बिल्कुल। वाले कल था। तो जी सर। दूसरा क्वेश्चन है परिहार विशुद्धि चारित्र की स्थिति कितनी और बंध कितना? हाँ बिल्कुल। आप पूछो, एक डाउट है मुझे आप पूछो। हाँ
जैसे हमने पहले पढ़ा है ना कि जो ना ये लेशा का जो प्रश्न है ना, इसमें ऐसा कहते हैं ना कि पहले से और ये पहले दूसरे देवलोक में पहले लेशा होती है, तीसरे चौथे पांचवे में पद्म लेशा होती है, 6 से शुक्ल लेशा होती है। तो हर देवलोक में एक एक लेशा होते, तो यहाँ पे 2 लेशा के हिसाब से लिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, जोर यहाँ से पर 2 बोलिए। लेशा, हाँ 2 लेशा किसी हिसाब से लिए है इसमें। कर्म ग्रंथकारों ने ऐसा माना है। ये 2 लेशा हो सकती है एक। हाँ बिल्कुल, देवलोक में। कर्म ग्रंथ जो दिगंबर के कर्म ग्रंथ है ना, हाँ उन्होंने ऐसा माना है, दिगंबर का जो है। तो अपने तो यही बताते हैं कि पहले दूसरे देवलोक में तेजो लेशा, तीसरे चौथे पांचवें पद्म और छठे से शुक्ल लेशा है। बिल्कुल, वो तो पहले बता ही दिया। अभी आगम का तो मत हाँ। यही है, आगम हाँ। के अनुसार तो एक एक ही लेशा है। पर तो उसका अपन तो इसमें कर्म ग्रंथ ही ले रहे हैं ना। जो अपन कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो कर्म ग्रंथ वालों ने किस अपेक्षा से टाला है वो बताए। हाँ तो वो दिगंबर मत का डाल रहा है क्या उन्होंने ये? हाँ बिल्कुल, उसके विवेचन में दिया हुआ है तीनों बातें। ठीक है, बस यही डाउट था कि 2 लेशा वैसे कहते हैं ना, एक देवलोक में एक ही लेशा होती है, जैसे नारकी में 3 ही होती हैं, 2 में 2 होती हैं, बाकी सब में एक एक होती है। तो आगम के हिसाब से तो एक में एक ही लेशा मानते हैं। हाँ, पर जो दिगंबर कर्म ग्रंथ है, उन्होंने 2 लेशा मान के भी समाधान किया है। देवता में लेशा चेंज होती है क्या? देवताओं में लेशा नहीं बदलती है। जो जिसमें पद्म लेशा है वो त्रिगंत में जाएगा मतलब? पद्म लेशा वाला पद्म लेशा में ही रहेगा जीवन भर, शुक्ल लेशा वाला शुक्ल लेशा में ही रहता है। अच्छा, तो सिर्फ ये एक ही जगह है या और भी जगह है 2 लेशा? उन्होंने विवेचन में एक जगह कही है, बाकी जगह नहीं कहा। छठे सातवें देवलोक में केवल? आठवें में भी। क्योंकि ये एक समस्या पैदा हो रही थी कि भाई शुक्ल लेशा में त्रियंश त्रिक का बंध नहीं मान रहे, तो इसका समाधान कैसे करना। तो उस समाधान के लिए 3 पॉइंट जो है निकाले। ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड हाँ जी। क्वेश्चन। परिहार विशुद्धि चारित्र की स्थिति कितनी और बंध कितना? तो बिल्कुल। परिहार विशुद्धि चारित्र का बंध जो है, जगन एक समय, उत्कृष्ट 29 वर्ष, कम करोड़ पूर्व। नहीं, मैंने प्रश्न में बंध पूछा, थोड़ी पूछा। सर बंध स्थिति तो पूछी थी और बंध प्रकृति का कितना? होगा, बंध तो प्रकृति का होगा। मैंने तो बंध तो स्थिति 63 का है, और सर आपने स्थिति भी पूछी थी और बंध भी पूछा था। नहीं पता क्वेश्चन क्या है। परिहार विशुद्धि चारित्र की स्थिति कितनी और बंध कितना? बंध कितने गुण स्थानों में हो, या तो ऐसे होगा। तो बंध तो 2 गुण स्थान है, छठा और सातवां। बिल्कुल बिल्कुल। और छठे में 63 की प्रकृतियों का बंध रहेगा, और सातवें में 58 या 59 प्रकृति। हाँ बिल्कुल सही है। और नहीं, ये भरत ऐरावत में होगा। परिहार विशुद्धि चारित्र की जो स्थिति बताई ना आपने, कितनी बताई है सर? उत्कृष्ट है 29 वर्ष, कम करोड़ पूर्व। और जगन्य एक समय काल करने की अपेक्षा। हाँ, काल करने की अपेक्षा तो एक समय बराबर सही है। और अगर यदि हाँ। काल नहीं करता है तो 18 महीने की हाँ। मानते हैं, 18 महीने। अच्छा, ओके सर। काल तो कभी भी कर सकता है, बिल्कुल सही है। काल नहीं करे तो 18 महीने तक एक लड़ी चलती है, एक परिपाटी चलती है। ओके सर। फिर उसी परिपाटी को आगे 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 बढ़ाते जाते हैं, 53 करोड़ पूर्व तक कर सकते हैं। हाँ, तो वो 29 वर्ष इसलिए कम करना कि 9 वर्ष तो उसकी हाँ बिल्कुल शिक्षा पर्याप्त। बिल्कुल सही जी, 29 वर्ष बिल्कुल सही। सर चौथा क्वेश्चन है, आहार कौन कौन से होते हैं? ओज आहार कब तक लेते हैं? तो बिल्कुल। आहार 4 प्रकार के, ओज आहार, रोम आहार, कवल आहार और मनोभक्षी आहार। बिल्कुल। ओज आहार पहले से 13वें गुण स्थान तक। नहीं, ओज आहार कब लेते हैं? अच्छा, केवल ओज आहार का बता रहे हो ना आप? जी हाँ हाँ। ओज आहार कब लेगा जीव? जब उत्पन्न होगा। शरीर उत्पत्ति के पहले समय से लेकर शरीर पर्याप्ति हाँ। तक ओज आहार ग्रहण किया जाता है। ओके सर। बस शरीर पर्याप्ति तक मिलेगा कोई भी जीव, चारों गति में। अंतर्मरुत।
हाँ अंतर्मुहूर्त, उसके बाद में फिर उसका रोम और कवल आहार चालू हो जाएगा। हाँ अंतर्मुहूर्त ओके, मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है, पदम लेशा मार्गणा में एकेंद्रीय त्रिक का बंध क्यों नहीं होता? बिल्कुल जी, तो पदम लेशिया वाले जीव सिर्फ पंचेंद्रीय प्रायोगिक बंध ही कर सकते हैं। पहले दूसरे देवलोक में तेजोलेशा होती है, वहां के देव पृथ्वी पानी वनस्पति में जा सकते हैं, किंतु तीसरे देवलोक से पदम लेशिया है, वहां पंचेंद्रीय प्रायोगिक बंध ही होगा। अतः पदम लेशिया की मार्गणा में एकेंद्रीय त्रिक का बंध नहीं लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो जो है पंचेंद्रीय प्रायोगी बंद करेंगे, पद्मलेशिया वाले जो देवता है वो इसी का बंद करेंगे, इसलिए उसको डाल दिया है। और बाकी भी जो पद्मलेशिया वाले जीव हैं वो भी जो है पंचेंद्रीय प्रायोगी बंद करेंगे तीनों गतियों में। नारकी में तो है ही नहीं, तीनों ही गति में पद्मलेशिया, शुक्ललेशिया और तेजोलेशिया में जो है एकेंद्रीय प्रायोगी बंद नहीं होता है। ओके सर जी बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। सर। आपको धन्यवाद है, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, मजा आ गया मुझे, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बहुत अच्छा समझाया है। मेरा नाम जय जिनेन्द्र सर। बताइए ना, परिहार विशुद्धि की स्थिति कितनी और बंध कितनी प्रगति की होती है? हाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको। परिहार विशुद्धि जो चारित्र है, परिहार विशुद्धि चारित्र जो है इसमें कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। क्योंकि परिहार विशुद्धि चारित्र छठे और साथ में 2 ही गुण स्थानों में मिलता है, बाकी में मिलता नहीं है। इसमें जो है 63 प्रकृति और 58 प्रकृति। आप 63 में भी इसमें क्या करेंगे, 62 लेंगे। इसमें एक विशेषता है कि परिहार विशुद्धि में रहते हुए जीव आयु नहीं बांधता। नहीं यहाँ तो 63 ठीक है, यहाँ पर इसमें जो है 58 तथा 59 है ना, तो यहाँ 58 ही देंगे। 7वें गुणस्थान में आयु नहीं बंधेगा। परिहार विशुद्धि वाले में 7वें गुणस्थान में आयु नहीं बंधेगा, इसलिए केवल 58 लेंगे। 63 और 58 2 प्रकृति को बंद आ जाएंगे इसमें। परिहार विशुद्धि चारित्र छठे गुणस्थान में 63, 7वें में 58। अब इसकी स्थिति देखिए, इसकी स्थिति कितनी होती है। परिहार विशुद्धि चारित्र कितने समय तक रह सकता है? तो जगन्य तो है 18 महीने और उत्कृष्ट है देशोन क्रोड़पूर। शुद्धि चारित्र स्वीकार। आवाज नहीं आई, फिर सर स्थिति एक बार फिर से बताइए ना, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी हाँ जी। परिहार विशुद्धि चारित्र की जो स्थिति है उसमें 6-6 महीने की 3 लड़ियां चलती है, 18 महीने में पूरा होता है। 9 साधु पूरा करते हैं तो कम से कम 18 महीने लगते हैं। और अगर यदि उसी लड़ी को बार बार रिपीट करते जाए तो देशोन करोड़ पूर्व तक उसका पालन कर सकते हैं। तो देशोन का मतलब 29 वर्ष कम करना है। 20 साल की दीक्षा पर्याय होती है और 9 साल की उम्र में लगभग दीक्षा लेते हैं। परंतु अगर यदि मरण हो जाए किसी का, आयु पूरी हो जाए, तो एक समय में भी जो है वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मरण की बात अलग है। नहीं मरण हो तो 18 महीने तक पूरा करते ही हैं। 18 महीने के बाद में वापस रिपीट कर सकते हैं या नीचे वापस भी छेदोपस्थापनी में आ सकते हैं। तो इसलिए 18 महीने
और वापस बार बार रिपीट करें तो देशोन करोड़ पूर्व तक हो सकती है। ये क्या कहलाती है इसकी स्थिति? ये संज्ञा नियंठा में आती है। भगवती सूत्र का थोपड़ा है, उसमें जो है परियार विशुद्धि चारित्र संहिता के थोपड़े में आया हुआ है। सर परियार विशुद्धि में आहारक दिक नहीं लेंगे? परियार विशुद्धि चारित्र में 2 ही गुण स्थान है, छठा और 7वां। लब्धि का प्रयोग नहीं करते वो। आहारक दिक को नहीं ले, 65 प्रकृतियां नहीं होगी क्या? हैं? 65 नहीं होगी क्या प्रकृतियां? आवाज नहीं सामान्य जो बंध है वो 65 नहीं होगा क्या? सामान्य बंध स्वामित्व। हाँ, सामान्य बंध स्वामित्व 65 होगा बिल्कुल। 2 बढ़ जाएगी ना, आहारक भी बढ़ जाएगी, 7 से जुड़ जाएगी वो, इसलिए तो अपन बोलेंगे 65 ही बोलेंगे ना। अपन अलग अलग पूछे तो अलग अलग बोलेंगे तो 65 ही बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, गुणस्थान वाइज पूछेंगे तो अलग बोल देंगे, और नहीं तो फिर सामान्य बंद बोलेंगे तो 65 बोलेंगे बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सर। जी। और किसी को कुछ डाउट्स है क्या? जय जिनेंद्र सर, परियार आज के क्वेश्चन है सर। हाँ साहब, आयु का बंध क्यों नहीं होता जय जिनेंद्र सर? 7वें गुण स्थान में नहीं होता? नहीं, छठे में तो हो जाता है। छठे में तो होता है ना सर? बिल्कुल। इस थोड़ा मेरे को हो गया था इसलिए 63 ही लिया इसलिए। हाँ, मेरे को सुनने में कंफ्यूजन हो गया था इसलिए वापस पूछ रही थी। नहीं 63 ही लिया, बिल्कुल होता है। हाँ ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर। और किसी के कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा एक डाउट है। बोलो सर। हाँ प्रणाम सर। जैसे ओज आहार आपने कहा अंतर मुहूर्त तक रहता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक। जी। नहीं रहता है का नहीं कहा मैंने ग्रहण करने का कहा है। कोई भी जीव ओज आहार कब तक लेता है, लेता कब तक है? हाँ अच्छा, हाँ वही, लेकिन तो लेगा वो शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक ओज आहार खींचेगा। अच्छा, और उसका उस शरीर उस आहार का जो प्रभाव है, हाँ वो जीवन भर रहेगा। हाँ वो पता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक समय का नहीं का, जैसे आहार पर्याप्ति जो है वही ओज आहार है, ऐसा हमें कोई दूसरी किसी क्लास में ऐसा पढ़ाया गया? नहीं, बिल्कुल सही पढ़ाया होगा आपको। विवेचन में ऐसा भी मिलता है कि उत्पत्ति के पहले समय में ओज आहार खींचता है। हाँ, उसके बाद वो एक समय का ही ओज आहार ऐसे बताया है। नहीं, वो शुरू करता है आहार पर्याप्ति से शुरू करता है और उसका समापन करेगा शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक। अच्छा। क्योंकि रोम आहार जो माना है, अगला जो आहार लेंगे ना, रोम आहार, कवल आहार, वो शरीर पर्याप्ति के बाद में लेंगे। अच्छा, ओके। उसमें समस्या क्या आएगी कि फिर बीच का जो शरीर पर्याप्ति पूरी होने का जो अंतर्मुहूर्त का काल है, उसमें जीव अनारक हो जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि शरीर नहीं है तो फिर रोम आहार कैसे लेगा, है ना? हाँ, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद रोम आहार शुरू होगा। तो उसके पहले जो है ओज आहार को निरंतर माना जाता है। तो फिर ऐसे कैसे कहा कि एक समय का ही ओज आहार है? एक समय प्रारंभ करने की अपेक्षा से कहा है। अच्छा, ओके सर, ओके। हाँ, धन्यवाद सर, बहुत बहुत कृपा करें। सर क्या ओज आहार रह सकता है पूरी जिंदगी भर अगर जो लेते हैं? उसका जो पावर है, आहार तो क्या रहेगा, उसकी जो ताकत है, शक्ति है जी, वो पूरे जीवन भर काम करती है। ओज आहार इजिकल टू आयुष्य बल प्राण। ओके, इसलिए ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जी सर। सर आज की क्वेश्चंस? हाँ, आज के क्वेश्चन लिख लीजिए। मिश्र मोह है, संकित मोह है। सर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, आपका हाथ से अभी दिख जाएगा।
हाँ सर। मिश्र मोह संकित मोह का मोह की सत्ता कब प्रारंभ होती है? पहला प्रश्न, मिश्र मोहनीय संकित मोहनी की सत्ता कब प्रारंभ होती है? दूसरा प्रश्न है, दुर्भग अनादि अयस का उदय कितने गुणस्थान तक रहता है? तीसरा, नारकी जीवों में किन किन निद्राओं का उदय नहीं होता? चौथा, नरकानुपूर्वी का उदय चौथे गुणस्थान में नरक गति में क्यों माना जाता है? नरकानुपूर्वी का उदय चौथे गुणस्थान में नरक गति में क्यों माना जाता है? एक ऊपर लिख रहा हूं, 5वां क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न, उपघात नाम और पराघात नाम का उदय नरक गति में क्यों माना जाता है? उपघात नाम और पराघात नाम का उदय नरक गति में क्यों माना जाता है? सर एक और डाउट सर पूछूं? हाँ जी। हाँ, जैसे आपने परिहार विशुद्धि चारित्र में आयु बंद नहीं कहा ना, मैंने ऐसे ही सुना था। जी जी। लेकिन देव आयु का बंद तो लिया है ना, 65 प्रकृतियां सामान्य से लिया है, तो फिर देव आयु है ना उसमें होगा। हाँ तो इसीलिए लिया है ना 63 का। हाँ लेकिन नहीं, हाँ 63 ओके, लेकिन 7वें में भी 59 या 58 दोनों लिया है ना? नहीं 58 लिया है। सातवें गुणस्थान में, सातवें गुणस्थान में वो जो अप्रमत्त होता है ना, लब्धि, वो परिहार विशुद्धि वाला, वो आयु का बंद नहीं करता।
लेकिन मतलब वो बुक जो कर्मग्रंथ बुक में तो दोनों ही प्रकृतियां बताई है, हाँ, वो 58 और ऐसे दे रखी 59। है कि वो आयु का बंध प्रारंभ नहीं करता है, हाँ वही, पिछला हाँ हाँ पिछला जो चल रहा है हाँ उसको पूरा कर सकता है। हाँ वही, इस अपेक्षा से तो 59 है, दोनों ही लेना ना। हाँ बिल्कुल, इस अपेक्षा से ले हाँ सकते, हाँ प्रारंभ वही, नहीं इस करेगा। वैसे वैसे भी कोई भी जीव, परिहार हाँ, विशुद्धि वो जो है, तो कोई कोई भी भी जीव ले तो सकता है। कोई भी जीव बिल्कुल, ऐसे करेगा ही आज नहीं। चालू करता ही नहीं 7वें में। हाँ वही हाँ, वही, कोई भी नहीं हाँ करता। हाँ, तो उस हाँ अपेक्षा से 58 तथा 59 दोनों ले सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे कोई मतलब ऐसे बताना ही नहीं है कि भाई आयु बंद नहीं करता है, जैसे सामान्य से हाँ, जो नहीं बताए नहीं, वैसे ही वो खत्म चलेगा। कर सकता है, कर सकता है। हाँ वही वही, यही डाउट था। ओके, जी, पूरा कर सकता है। हाँ हाँ सर, धन्यवाद सर, बहुत 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 कृपा जी कराई सर। सर। और किसी के कुछ डाउट्स हैं या क्लास खत्म करें आज की? एंड करें अभी, टाइम भी हाँ हो सर। गया। जय जिनेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत सर। आपने आपने बहुत धन्यवाद, आप इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं, समझा रहे हैं एकदम सच फिट हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं। आपका क्षोभसम अच्छा है, आपकी रुचि अच्छी है, योग्यता अच्छी है, इसलिए आपको समझ में आ जाती है सबको, इसलिए आप नहीं सबको सर, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा गुरु की कृपा है। सर आप गुरु बहुत बिना अच्छा ज्ञान समझा नहीं रहे हैं। होता है सर। वो बराबर है, सही है, पर फिर भी खुद का पुरुषार्थ ज्यादा काम आता है। कृपया करके वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं क्या? हेलो, हाँ जी, ये व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ऐड कर सकते हैं क्या? क्या कह रहे हैं सर? व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, अमिता जी कवाड़ को अमिता नंबर। जी, संगीता जी को बोल दो, वो कर देंगे ऐड। हाँ, आप नंबर भेज दीजिए और अपना नाम भेज दीजिए ताकि हम लोग ऐड कर सकें। मैंने चैट में नंबर डाला था अपना। चैट का तो हम अभी ये डिलीट हो जाएगा चैट वाला तो मैं कोई नंबर दे दो कि जिसमें मैं आपको बता सकूं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए 98 हाँ हाँ जी 406 98406 हाँ जी 26 हाँ 008। धन्यवाद, बहुत अच्छा। इस नंबर पे आप अपना नंबर और नाम मेरे को भेज देना ताकि मैं ऐड कर दूं आपको। ठीक है जी, हाँ। ओके सर। सर अब क्लास समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अमिता जी वो पीडीएफ नहीं भेजे इसका, उदय और उसका। ये इसी में है प्रतिभा जी। अच्छा उसमें है क्या? अच्छा ठीक है, देख। हाँ, पेज नंबर 26 से शुरू हो रहा है। अच्छा नहीं, मेरे पास वो भाग्यप्रद जी मैंने सर सिखा है वो वाली थी, उसमें नहीं, ये सर वाली जो पीडीएफ पीछे से भेजी है ना अच्छा उसमें है क्या? सर, अच्छा हाँ उसमें है सारी। ओके ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र धर्मचंद साहब, बहुत हाँ बहुत सर, जय जिनेंद्र जय। बहुत बहुत आभार आपका। अरे नहीं, ओके सर क्लास समाप्त करें सर। जी सर, ठीक है सर। ओके सर।